आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर हैं, वहाँ पर कंप्यूटर की एक बुक संचालित है। कौन सी क्लास में? क्लास 10th के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा सेकंड। फर्स्ट पार्ट जो लगता है वो क्लास 9th के लिए और क्लास 10th के लिए लगता है सेकंड पार्ट, ठीक है, जिसका अध्याय नंबर है 7। कौन सा अध्याय नंबर है? 7। ई वाणिज्य या ई कॉमर्स, इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो अध्याय नंबर 7 ई वाणिज्य या ई व्यापार। तो ई वाणिज्य ई व्यापार जो आधुनिक व्यापार है उसकी क्या एक पद्धति है। इसको ई वाणिज्य कह सकती है, ई कॉमर्स कह सकते हैं। ये आधुनिक व्यापार की क्या एक पद्धति है जो किसी व्यापार संगठनों या उसके विक्रेताओं ग्राहकों की जरूरत को कम लागत करने, माल और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ वितरण की तीव्रता में क्या करता है? वृद्धि करता है। ई कॉमर्स क्या करता है? जो व्यापारिक संगठन है, जो विक्रेता है, ग्राहक है, उनकी जरूरत को कम लागत के अंदर, उनकी एक तो लागत जो जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसकी लागत को कम करता है। माल और सेवाओं की गुणवत्ता है उसमें क्या करता है? सुधार करने के साथ ही तीव्र गति से वितरण यानी जो वितरण करने में क्या करता है? वृद्धि करता है। अगला देखो, ई कॉमर्स कागज से रहित व्यावसायिक जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग करता है। जो ई कॉमर्स है उसके अंदर कागज रहित अगर आप जानकारी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सारे निम्न तरीके उसका इस्तेमाल करता है। कौन कौन से? पहला तरीका देखो, पहला है इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, जिसको हम कहते हैं EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज। दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं ईमेल का, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी EFT का इस्तेमाल करते हैं, और अन्य नेटवर्क आधारित प्रौद्योगिकी सेवाएं हैं उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो, जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो हम जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है वो किस किस रूप में हो सकती है? तो पहला है देखो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज के अंदर हम किस किस का इस्तेमाल करते हैं? एक तो हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी जो हम लेन देन करते हैं वो ऑनलाइन करते हैं, ठीक, जिसके अंदर फिजिकली रूप से करेंसी का इस्तेमाल नहीं के बराबर किया जाता है। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज। जब एक कस्टमर ऑनलाइन कोई डिलीवरी, ऑनलाइन कोई शॉपिंग करता है तो वो अपनी इंफॉर्मेशन है वो ई कॉमर्स साइट के साथ क्या करता है? शेयर करता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ठीक है। अगला इस तरह बात करें, कॉर्पोरेट डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें, जब हम जो ग्राहक है और ई कॉमर्स साइट है वो आपस में अगर डाटा शेयर करते हैं, डाटा इंटरचेंज करते हैं तो वहाँ पर एक लाइब्रेरी बनती है, डाटा की एक क्या बनती है? डिजिटल लाइब्रेरी बनती है, जिसके अंदर क्या क्या होता है? एक तो होती है इंफॉर्मेशन शेयरिंग, यानी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगला होता है कोलैबोरेटिव वर्क। अब दूसरी बात करें इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग की बात करें तो हम क्या करते हैं? एक तो मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, सेल्स है, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम है, ये किसके अंदर आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के अंदर। और इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं फैक्स है और ईमेल का। अब देखो, अब है कि हम ई कॉमर्स का इस्तेमाल क्यों करें, इनकी कुछ विशेषताएं जिसके कारण हम ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला है देखो गैर नगद भुगतान, यानी ई कॉमर्स के अंदर आप बैंक की वेबसाइट है या अन्य जो साधन है जैसे आपके क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के द्वारा भुगतान करने में सक्षम बनाता है। यानी ई कॉमर्स साइटों पर आप बैंक की वेबसाइट के थ्रू है या अन्य जो वॉलेट है उनकी मदद से आप आसानी से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। दूसरा है 24/7 सेवाओं की उपलब्धता। तो ई कॉमर्स के अंदर जो हमारी सेवाएं हैं, ग्राहक सेवाएं हैं, वो 24 घंटे यानी 7 दिन और 24 घंटे उपलब्ध होती हैं। आप कभी भी कोई भी शॉपिंग या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। ई कॉमर्स के द्वारा उद्यमों के द्वारा संचालित सुविधाएं और सेवाएं ग्राहकों के लिए किसी भी समय कहीं भी उपलब्ध होती हैं। दूसरा है विज्ञापन या विपणन, जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग। ई कॉमर्स में उत्पादों और कारोबार की सेवाओं के विज्ञापन की पहुंच बढ़ जाती है, क्योंकि जो पारंपरिक व्यापार है
उसकी तुलना के अंदर अगर आप ई कॉमर्स के द्वारा अगर आप विज्ञापन करते हो तो उनके जो क्षेत्र है, एरिया है, वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। यह उत्पादों और सेवाओं को बेहतर विपणन यानी मार्केटिंग प्रबंधन में क्या करता है, मदद करता है। बिक्री में क्या करता है, सुधार। देखो ई कॉमर्स है के उपयोग के माध्यम से उत्पादों के लिए आदेश किसी भी समय कहीं से भी किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना उत्पन्न किए जा सकते हैं। देखो सिंपल सी बात, नॉर्मल तो जो हम लेन देन करते हैं पारंपरिक तरीके से, तो हमें पर्टिकुलर शॉप या दुकान के ऊपर जाना पड़ता है और वहीं से हम क्या करते हैं, करेंसी देते हैं और वहाँ से सामान खरीदते हैं, जिसके अंदर दोनों तरफ मानवीय हस्तक्षेप होता है। लेकिन ऑनलाइन ई कॉमर्स के अंदर आप किसी भी समय कोई भी ऑर्डर दे सकते हो, तो वहाँ पर जो आगे हैंडल करने वाला है वो पर्टिकुलर क्या है, कंप्यूटर है। इसके अंदर मानवीय हस्तक्षेप है वो नहीं के बराबर होता है। इसी तरह एक उत्पाद खरीदने के लिए निर्भरता बड़े पैमाने पर कम हो जाती है और बिक्री बढ़ जाती है। अगला देखो, समर्थन। तो जो ई कॉमर्स है वो क्या करते हैं कि जो जब आप ऑनलाइन किसी ऑर्डर करते हो या ऑनलाइन खरीदारी करते हो, तो आप खरीदारी से पहले भी कस्टमर सपोर्ट सिस्टम देता है, ग्राहकों के लिए बेहतर सुविधा देने के लिए उसको सहयोग प्रदान करता है, और खरीदारी करने के पश्चात भी विभिन्न तरीकों से आपके लिए हेल्प उपलब्ध करवाता है। अगला है सूची प्रबंधन। तो देखो ई कॉमर्स के अंदर जो भी हम ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो उनका एक डाटा क्रिएट होता है ना, एक लिस्ट क्रिएट होती है कि किसने ऑर्डर दिया है, किसने ऑर्डर कैंसिल किया, सब कुछ। ठीक है, तो इसको आप प्रबंधन करना क्या होता है, आसान होता है। और अगर आपको रिपोर्ट देखनी कि आज हमने कितनी डिलीवरी किया है, अपने पास कितने ऑर्डर आए, तो डिजिटल फॉर्मेट में डाटा होने के कारण हम आसानी से इसको रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला है देखो, संचार में सुधार। ई कॉमर्स ग्राहकों की भागीदारी के साथ तेजी से कुशल विश्वसनीय संचार के लिए विभिन्न तरीके प्रदान करता है। अब देखो, अब है कि जो पारंपरिक वाणिज्य ई कॉमर्स पारंपरिक व्यापार है और जो ई कॉमर्स है उनमें क्या अंतर है। अब बात करते हैं पारंपरिक व्यापार या वाणिज्य या दूसरा ई कॉमर्स। देखो पारंपरिक के अंदर क्या, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जानकारी के आदान प्रदान पर भारी निर्भरता होती है। जो हम पारंपरिक व्यापार करते हैं, कहीं पर दुकान लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत कुछ निर्भर करता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, यानी जो आपका कस्टमर है, जो आपकी खरीदारी कर रहा है, तो वो अपने आसपास किस प्रकार आपके बारे में बताता है, तो उस पर बहुत अधिक निर्भर करता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक संचार के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जानकारी के आदान प्रदान पर निर्भरता बहुत कम होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक या ई कॉमर्स है, वहां पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर जानकारी आदान प्रदान होती है, लेकिन उसकी निर्भरता नहीं के बराबर होती है। अगला देखो, संचार या लेन देन है वो सिंक्रोनाइज तरीके से किया जाता है। मैनुअल हस्तक्षेप प्रत्येक संचार और लेन देन के लिए आवश्यक होता है। जो पारंपरिक व्यापार होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो लेन देन होता है ना, वो सिंक्रोनाइज होता है। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है जो देने वाला और लेने वाला दोनों एक ही स्थान पर क्या होना चाहिए, मौजूद होने चाहिए, तभी आप कोई भी लेन देन या संचार कर पाते हो। लेकिन ई कॉमर्स के अंदर जो लेन देन होता है ना, वो असिंक्रोनाइज तरीके से किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम स्वचालित रूप से व्यक्ति के लिए संचार और लेन देन संभालता है, जबकि ई कॉमर्स के अंदर आप रात को 12 बजे 1 बजे जब भी चाहो आप ऑर्डर कर सकते हो। सामने जो ई कॉमर्स का जो सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, वो उस ऑर्डर को अपने आप संभालेगा, उसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। जो एसिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि जो देने वाला और लेने वाला है वो एक ही समय वहां पर मौजूद होना जरूरी नहीं होता। अगला देखो, पारंपरिक वाणिज्य में मानक और प्रथाओं को बनाए रखना मुश्किल होता है। जो देखो पारंपरिक व्यापार होता है ना, तो वहां पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपके कस्टमर है वो आपकी किस प्रकार रिव्यू करते हैं, ठीक है ना। तो उस वहां पर आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे एक बड़ी शॉप है या किसी के पास अधिक पूंजी है, तो वो बहुत अच्छी खासी मार्केटिंग कर सकता है। लेकिन एक जो नॉर्मल व्यापारी है, तो उसके लिए वो स्टैंडर्ड सेट करना मुश्किल होता है। जबकि ई कॉमर्स के अंदर ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स में समान रणनीति को स्थापित करना और बनाए रखना आसान होता है। ई कॉमर्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास थोड़ी पूंजी भी है, तो आप, क्योंकि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है कस्टमर से,
वो डायरेक्ट नहीं होता, वो कहाँ पर निर्भर करता, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो वेबसाइट है वहाँ से होता है। तो वहाँ पर सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला देखो, व्यापार में संचार और व्यक्तिगत कौशल पर निर्भरता होती है। तो जो पारंपरिक व्यापार है वहाँ पर बहुत अधिक निर्भर करता है कि जो दुकानदार है वो अपने कस्टमरों को किस प्रकार से संतुष्ट करता है, तो सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। जबकि ई वाणिज्य के अंदर ऐसा नहीं, ई वाणिज्य इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि हम वेबसाइट के ऊपर जाके डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट सर्च करते हैं, रिव्यू देखते हैं और ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप होता ही नहीं है, तो व्यक्तिगत कौशलता की इतनी आवश्यकता नहीं होती। अगला देखो, एक समान मंच की अनुपलब्धता की वजह से पारंपरिक वाणिज्य निजी संचार पर काफी निर्भर करता है। देखो सिंपल सी बात है कि सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म तो होता नहीं है, ई कॉमर्स के ऊपर तो सबके लिए जितने व्यापार है उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है, वो अपने प्रोडक्ट वहाँ पर बेच सकते हैं। लेकिन जो पारंपरिक व्यापार होता है तो वहाँ पर तो सबके लिए एक जैसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है। जिसके पास ज़्यादा पूंजी है वो ज़्यादा मार्केटिंग कर सकता है, जिसके पास पूंजी कम है वो कम मार्केटिंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ निर्भर करता है, जो आपके निजी व्यवहार कैसा है उस पर बहुत अधिक निर्भर करता है। कौन? पारंपरिक व्यापार। जबकि ई कॉमर्स का वेबसाइट एक मंच है जहां उपयोगकर्ता को जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती है। अगला देखो, पारंपरिक वाणिज्य में जानकारी साझा करने के रूप में यह व्यक्तिगत संचार पर काफी निर्भर करता है। जो पारंपरिक व्यापार हमने पहले भी देखा था कि जो आप जानकारी शेयर करते हैं तो वो सब कुछ निर्भर करता है कि आप व्यक्तिगत, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताता है कि वहाँ पर ये प्रोडक्ट आया हुआ अच्छी क्वालिटी का है और अच्छे प्राइस में मिल रहा है। तो ये पारंपरिक के अंदर सब कुछ व्यक्तिगत संचार पर निर्भर करता है। जबकि ई कॉमर्स दुनिया भर के वाणिज्य या व्यावसायिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए सार्वभौमिक एक मंच प्रदान करता है। अब है कि हम ई कॉमर्स है उसके लाभ के प्रमुख तौर पर 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जो ई कॉमर्स के लाभ हैं वो हम 3 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो है संगठन के स्तर पर क्या लाभ होगा, जो व्यापारिक संगठन है उनके स्तर पर क्या लाभ होगा। दूसरा, उपयोगकर्ता को क्या लाभ होगा, और समाज के ऊपर इसका किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा। अगर हम संगठन की स्तर की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है कि ई कॉमर्स जो संगठन है वो बहुत ही कम पूंजी है ना, न्यूनतम पूंजी निवेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजार के लिए अपने व्यापार का विस्तार कर सकता है। यानी ये कोई व्यापारिक संगठन है तो ई कॉमर्स की मदद से बहुत ही कम पूंजी निवेश करके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बाजार के अंदर अपना विस्तार कर सकता है। एक संगठन आसानी से बहुत अधिक ग्राहकों तक अच्छे आपूर्तिकर्ता, उपयुक्त व्यावसायिक भागीदारों को दुनिया भर में ढूंढ सकता है। किसकी मदद से? ई कॉमर्स की मदद से। दूसरा, ई कॉमर्स संगठन प्रक्रियाओं को बनाने, वितरण करने, कागज आधारित जानकारी को प्राप्त करने एवं प्रबंधन करने की लागत को कम करने में मदद करता है। तो ई कॉमर्स जो आपकी प्रक्रिया है उसको बनाने, वितरण करने या कागज आधारित जो जानकारी है उसको प्रबंधन करने में उसमें लागत को वो काफ़ी हद तक क्या कर देता है, कम कर सकते, क्योंकि ये सब कुछ जानकारी किसके रूप में होती है? डिजिटल फॉर्मेट में होती है। ई कॉमर्स कंपनी की ब्रांड छवि में क्या करता है? सुधार करता है। ई कॉमर्स बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए संगठन की क्या करता है? मदद भी करता है। ई कॉमर्स व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, तेजी से और कुशल बनाने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। ई कॉमर्स कागज का काम बहुत हद तक कम कर देता है और ई कॉमर्स संगठन के उत्पादों में क्या करता है? वृद्धि करता है। अगर हम ग्राहक के स्तर की बात करें तो देखो, ग्राहक के लिए पहला तो बेनिफिट है कि ये जो आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, जो व्यापार है, जो लेन देन है, वो सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे क्या होता है? उपलब्ध होता है। और दूसरा है कि लेन देन के लिए उत्पाद, किसी भी उत्पाद कंपनी के द्वारा किसी भी स्थान से किसी भी समय कहीं भी उपलब्ध करवाई गई सेवाओं के बारे में पूछताछ कर सकता है। तो ई कॉमर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप किसी भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आसानी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आसानी से खरीद सकते हो या उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। दूसरा, ई कॉमर्स अनुप्रयोग उपयोगकर्ता को जल्दी डिलीवरी के अधिक विकल्प प्रदान करता है। तो आपको पता है अभी है ना 24 घंटे के अंदर डिलीवरी सिस्टम है, तो बहुत अलग अलग ऑप्शन उपलब्ध करवाए जाते हैं जिससे आप आसानी से कम समय के अंदर आपकी डिलीवरी प्राप्त हो सकती है। ई कॉमर्स अनुप्रयोग उपयोगकर्ता को अधिक विकल्पों की तुलना करने और सस्ते और बेहतर
विकल्प का चयन करने की क्या देता है, सुविधा देता है। ग्राहक एक उत्पाद के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी डाल सकता है और दूसरा खरीद रहा है या अंतिम खरीद करने से पहले अन्य ग्राहकों की समीक्षा टिप्पणी को देख सकता है। तो ऑनलाइन के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उससे पहले अगर किसी दूसरे ने इस प्रोडक्ट को खरीदा तो उसके बारे में क्या जो उसने टिप्पणी करी है, तो उस टिप्पणी के आधार पर आप अपने प्रोडक्ट की क्या कर सकते हो, समीक्षा कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं। ई कॉमर्स है वो आभासी नीलामी का विकल्प प्रदान करता है। तो ई कॉमर्स क्या होता है, जिसमें नीलामी होती है वो आभासी वर्चुअल होती है, फिजिकली रूप से नीलामी करने के लिए हमें कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक ग्राहक दिन या सप्ताह के इंतजार की बजाय सेकंड के भीतर संबंधित विस्तृत जानकारी देख सकता है। अब ग्राहक को अपनी जानकारी चाहिए कि मैंने ऑर्डर किया वो कहाँ पर पहुंचा, वो कुछ सेकंड के अंदर वो अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है। या किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के पर जाकर आसानी से प्राप्त कर सकता है। ई कॉमर्स से संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और परिणाम के रूप में संगठन ग्राहकों को भारी छूट प्रदान करते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स सभी के लिए एक जैसा मंच उपलब्ध करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और जो संगठन है वो ग्राहकों के लिए भारी डिस्काउंट भी उपलब्ध करवाते हैं। अगला है कि समाज के स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, ग्राहकों को जरूरत की चीज़ें खरीद फरोख्त के लिए यात्रा नहीं करनी पड़ती। सबसे बड़ी विशेषता है कि ग्राहकों को अपने कोई भी प्रोडक्ट या वस्तु खरीदनी है तो उसके लिए यात्रा करनी नहीं पड़ती, जिससे क्या होगा बताओ, सिंपल सी बात है, वायु प्रदूषण कम होगा और सड़कों पर यातायात भी क्या होगा, कम। यानी हर छोटी चीज़ के लिए खरीदने के लिए हमें बाजार जाने की आवश्यकता नहीं है, जिससे सिंपल से यात्राएं कम होगी तो वायु प्रदूषण भी कम होगा और सड़क पर यातायात भी क्या होंगे, कम होंगे। अगला, ई कॉमर्स उत्पादों की लागत को कम करने में मदद मिलती है, जिससे कम समर्थ लोग भी उत्पाद खरीद सकते हैं। तो ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट मिलते हैं तो थोड़े से सस्ते मिलते हैं, जिससे क्या होता है जो असमर्थ लोग हैं वो भी उस प्रोडक्ट को आसानी से खरीद सकते हैं। अगला, ई कॉमर्स सेवाओं और उत्पादों की जानकारी ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी उपलब्ध हुई है, जो अन्यथा उन्हें उपलब्ध नहीं थी। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप गांव के अंदर बैठे ही किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, वरना अगर वो प्रोडक्ट आपके गांव में नहीं मिलता है तो आपको शहर में जाकर, किसी सिटी में जाकर पता करना होता था। अब वो घर बैठे ही आप आसानी से कर सकते हो और उसे ऑनलाइन खरीद भी सकते हो। ई कॉमर्स सरकार को कम कीमत और बेहतर तरीके से स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा है, सामाजिक सेवाओं जैसे सार्वजनिक सेवाओं वितरण करने में हमारी क्या करता है, मदद करती है। तो इसके साथ ही ई कॉमर्स के कुछ छोटे मोटे जो नुकसान हैं उसको भी आप कितना 2 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है तकनीकी हानि, दूसरा है गैर तकनीकी हानि। देखो, अगर नुकसान की बात करें, पहला है तकनीकी हानि। तो ई कॉमर्स के गलत क्रियान्वयन के कारण सिस्टम की सुरक्षा, विश्वसनीयता और मानकों की कमी हो सकती है। पहला तो है कि अगर आप ई कॉमर्स है वो अगर सिस्टम में जो ई कॉमर्स वेबसाइट है अगर वो सही तरीके से काम नहीं करे तो उसमें सिस्टम की सुरक्षा है, विश्वसनीय है और उसके स्टैंडर्ड है उसमें कमी हो सकती है। दूसरा, सॉफ्टवेयर विकास उद्योग में अभी भी विकसित हो रहा है और तेजी से क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। अब आप भी देख रहे हो ई कॉमर्स जो वेबसाइट है उसका इंटरफेस लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आज अभी भी वेबसाइट के अंदर लगातार क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। दूसरा, कई देशों में अपर्याप्त दूरसंचार बैंडविड्थ उपलब्धता के कारण नेटवर्क बैंडविड्थ एक मुद्दा हो सकता है। इसके साथ भी हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी 2016 से पहले बहुत ही कम इंटरनेट की सुविधा हर कोई इस्तेमाल कर रहा था और आज भी बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता, तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है ई कॉमर्स व्यापार करने के लिए। अगला देखो, ई कॉमर्स में विक्रेता के द्वारा स्थापित नेटवर्क सर्वर से अलग विशेष प्रकार के वेब सर्वर और अन्य सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हो सकती है। अब अगर कोई चाहे कि मैं जो प्लेटफॉर्म हमारे पास पहले से ई कॉमर्स के उपलब्ध हैं उसके अलावा मैं खुद का प्लेटफॉर्म स्थापित करना चाहता हूँ तो उसमें बहुत अधिक प्रॉब्लम या बहुत अधिक सॉफ्टवेयर है उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हर किसी के लिए संभव नहीं है। अगला, कभी कभी ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर या वेबसाइट मौजूदा अनुप्रयोग या डेटाबेस के साथ एकीकृत करना मुश्किल हो जाता है। तो कई बार क्या होता है जो नए मोबाइल आते हैं, कंप्यूटर आते हैं,
तो उनके साथ जो पुराने ई कॉमर्स साइट हैं कई बार सपोर्ट नहीं भी करते हैं। कुछ ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर किन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ असंगत हो सकते हैं, इसलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर असंगतता का एक मुद्दा हो सकता है। तो कई बार क्या होता है, कई ई कॉमर्स साइटें ऐसी भी होती हैं जो पर्टिकुलर किसी वेबसाइट को ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं भी करती है। अब हम बात करते हैं गैर तकनीकी हानि। देखो, प्रारंभिक लागत। ई कॉमर्स अनुप्रयोग बनाने में निर्माण की लागत बहुत अधिक होती है। जैसे अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म जाके अपने प्रोडक्ट बेच रहे हो तब तो इतना दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आप चाहते हो मेरे खुद का ही प्लेटफॉर्म बने जहाँ पर मैं अपने प्रोडक्ट बेचूं, तो उसमें प्रारंभ के अंदर लागत बहुत अधिक होती है। दूसरा, एक ई कॉमर्स अनुप्रयोग अनुभव की कमी के कारण शुरू करने में गलतियां और विलंब भी हो सकता है। अगर किसी को ई कॉमर्स का पहले से अनुभव नहीं है तो अगर कोई अपना खुद का प्लेटफॉर्म शुरू करता है तो प्रारंभ में बहुत अधिक गलतियां होने की संभावना बनी रहती है। उपयोगकर्ता प्रतिरोध। उपयोगकर्ता अज्ञात एवं विक्रेता होने के नाते ई कॉमर्स साइट पर भरोसा नहीं कर सकता। अब कई बार क्या होता है कि जो उपयोग करता है वो किसी को ऑनलाइन वेबसाइट या ऑनलाइन ई कॉमर्स से कोई प्रोडक्ट खरीदता है, लेकिन क्योंकि वो अज्ञात होता है, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती है तो या उस वेबसाइट के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता, तो आसानी से उस वेबसाइट पर ऑर्डर नहीं करता। आप भी देखते हो कि जैसे हम जो फेमस ई कॉमर्स साइट है वहाँ से तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे मोटे प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हम जब ऑर्डर करते हैं उससे पहले कई बार सोचते भी हैं। इस तरह का अविश्वास उपयोगकर्ता को भौतिक भंडार से ऑनलाइन संग्रह के लिए स्विच करना कठिन बना सकता है। तो इस प्रकार का अविश्वास है जो उपयोग करता है वो जो फिजिकली रूप से जो खरीदारी करता है उसको ऑनलाइन खरीदने में थोड़ा स्विच होने में क्या लगता है, उसमें क्या हो सकती है, कठिनाई हो सकती है। अगला, सुरक्षा और गोपनीयता। सुरक्षा और ऑनलाइन लेन देन पर गोपनीयता सुनिश्चित करना मुश्किल होता है। कि आपको सबको बताइए, वैसे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई भी ट्रांजैक्शन या लेन देन करना सुरक्षित होता है, लेकिन 100% कभी भी नहीं होता। अगला, ई कॉमर्स अनुप्रयोग कभी भी विकसित हो रहे हैं और तेजी से क्या हो रहा है, बदला अभी भी क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है अभी विकासशील अवस्था के अंदर है और अभी भी इसमें तेजी से क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। इंटरनेट का उपयोग अभी भी सस्ता नहीं है और दूर दराज के गांवों में रहने वाले कई संभावित ग्राहकों के लिए उपयोग करने के लिए क्या हो सकती है, असुविधाजनक है। और इंटरनेट भी आज के पूरे भारत के अंदर या सभी जगह उपलब्ध नहीं है। जो दूर दराज के गांव है वहाँ पर अगर इंटरनेट उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर जो संभावित ग्राहक है वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। अब देखो, अगला इलेक्ट्रॉनिक जो वाणिज्य है उसके व्यापारिक मॉडल। जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो आप आमतौर पे क्या होता है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वही इसी को ई कॉमर्स कहते हैं। नहीं, ई कॉमर्स का मतलब होता है जो व्यापारिक लेन देन होता है। तो व्यापारिक लेन देन कई प्रकार का होता है, इसके लिए कई प्रकार के मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। ई वाणिज्य इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य व्यापार मॉडल आमतौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है बिजनेस से बिजनेस, यानी जिसे हम कहते हैं बिजनेस टू बी। दूसरा बिजनेस टू कंज्यूमर। अगला कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर से बिजनेस, बिजनेस से गवर्नेंस, गवर्नेंस से बिजनेस, गवर्नेंस से सिटीजन। तो ये कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या मॉडल है जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, पहला है बिजनेस से बिजनेस। देखो, जो पहला मॉडल है बिजनेस टू बिजनेस, तो इसमें सिंपल सी बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो व्यापार होता है जिसके अंदर एक वेबसाइट के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन जो ऑर्डर देने वाला होता है वो अंतिम उपयोगकर्ता नहीं होता। ठीक है, वो क्या होता है, कोई होलसेलर होता है या मध्यवर्ती व्यापारी होता है। वो एक वेबसाइट की मदद से किसी कंपनी को किसी प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर देता है और वो कंपनी है वो उस होलसेलर या मध्यवर्ती व्यापारी को ऑर्डर भेज देती है, प्रोडक्ट भेज देती है। ठीक, और फिर वो होलसेलर आगे कस्टमर को प्रोडक्ट बेचता है। ठीक है, तो इसमें सिंपल से ध्यान रखना है कि इसमें एक मध्यवर्ती क्या होती है, वेबसाइट होती है। और जैसे उदाहरण के लिए जैसे एक होलसेलर है जो अपना सामान आगे बेचता है, तो वो क्या करता है,
एक वेबसाइट के मदद से कंपनी को क्या करता है, ऑर्डर करता है। तो वेबसाइट उस ऑर्डर को कंपनी को आगे भेज देती है, प्रोसेस कर देती है, और फिर उस प्रोडक्ट को फिजिकली रूप से किसके पास भेज देती है, होलसेलर के पास भेज देती है। अब वो प्रोडक्ट होलसेलर के पास आ गया और होलसेलर फिर उसे आगे कस्टमर को बेच देती है। तो बिजनेस टू बिजनेस के अंदर क्या होता है कि एक व्यापारी है, जो मध्यवर्ती व्यापारी है, वो किसी बिजनेस जो वेबसाइट है या फिर जो कंपनी है वहाँ से प्रोडक्ट खरीदती है और फिर आगे कस्टमर को डिलीवर कर देती है। तो ये पहला है बिजनेस टू बिजनेस। दूसरा है बिजनेस से कंज्यूमर, जिसको B2C कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कस्टमर होता है वो डायरेक्ट किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वेबसाइट की मदद से ऑर्डर करता है, और फिर वो वेबसाइट उस ऑर्डर को किसके पास भेज देती है, जो कंपनी वो प्रोडक्ट बनाती है, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास। और फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोडक्ट को किसके पास सप्लाई कर देती है, कस्टमर के पास। जैसे जो आप ई कॉमर्स जो वेबसाइट है ना, जो फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, वो सब कुछ इसी मॉडल पे काम करते हैं, बिजनेस से बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर। देखो B2C व्यापारिक मॉडल में वेबसाइट एक ग्राहक को सीधे अपने उत्पाद बेचती है। एक ग्राहक व्यापारिक संगठन की वेबसाइट पर दिखाए गए उत्पादों को देख सकता है और किसी भी उत्पाद को वहां से क्या करता है, चुन सकता है। और वेबसाइट व्यापार संगठन के लिए एक अधिसूचना मेल या संगठन के माध्यम से ग्राहकों के लिए उत्पाद या माल बेच सकती है। तो बिजनेस टू कंज्यूमर समझ में आ गया। जो आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे जो अपन खरीदारी करते हैं वो किस मॉडल के अंदर आती है, बिजनेस टू कंज्यूमर के अंदर, जिसके अंदर सिंपल सी बात, एक वेबसाइट है, कस्टमर उस वेबसाइट की मदद से कोई प्रोडक्ट देखता है और ऑर्डर करता है। वो ऑर्डर फिर किसके पास भेज दिया जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास, और फिर वो उसको सप्लाई को उस प्रोडक्ट किसके पास भेज देते हैं, कस्टमर के पास। अगला जो मॉडल है वो है कंज्यूमर से कंज्यूमर। आप लोगों ने वो देखा हो ना, OLX पर बेच डाल, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो खरीदने वाला और बेचने वाला होता है वो अंतिम उपयोगकर्ता ही होता है, वो कोई व्यापारी नहीं होता। वेबसाइट C2C व्यापार मॉडल का एक पालन करने के लिए उपयोगकर्ता को आवासीय संपत्ति, जैसे आपकी कोई संपत्ति बेचनी है, अगर कोई गाड़ियाँ बेचनी है, कोई मोटरसाइकिल बेचनी है आदि, या कोई कमरा किराए पर देने के लिए उनकी जानकारी किसी वेबसाइट पर क्या कर देता है, प्रकाशित करने में क्या करता है, मदद करता है। और वेबसाइट अपनी सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता इच्छा अनुसार शुल्क ले या नहीं भी ले सकती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक कस्टमर है, ठीक, उसने क्या किया कि मुझे एक मकान है वो किराए पे देना है, मकान बेचना है। तो वो हमेशा तो मकान बेचता नहीं, तो वो किसी वेबसाइट के ऊपर एडवर्टाइज कर देता है कि मुझे ये प्रोडक्ट या गाड़ी या मकान बेचना है, ये इसकी प्राइस है। और दूसरा कस्टमर जिसको ये कोई पुरानी गाड़ी या कोई मकान किराए पे चाहिए, तो वो कस्टमर उसको देखता है वेबसाइट के ऊपर, ठीक। तो और क्योंकि यहाँ पर जो ऐड दी उसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, तो जो कस्टमर है वो पहले जिसका प्रोडक्ट है उससे क्या करता है, कांटेक्ट करता है, तो वो उससे पैसे बेचता है और वो उस प्रोडक्ट को कस्टमर 2 के पास बेच देता है। तो ये होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर का मतलब होता है कि एक कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसको अपना कोई प्रोडक्ट जो उसने खरीदा था लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं है, या कोई मकान किराए पे देना है या मोटरसाइकिल या गाड़ी बेचनी है, तो एक प्लेटफॉर्म में जाता है, वेबसाइट के ऊपर जाता है और वहाँ पर अपनी जानकारी दे देता है। और दूसरा कस्टमर जिसको ये प्रोडक्ट चाहिए होता है वो वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता है और डायरेक्ट उस व्यक्ति से क्या करता है, कॉन्टैक्ट करता है, ठीक है। जिसका OLX है वो मैंने बताया बेस्ट उदाहरण है। अगला है कंज्यूमर्स टू बिजनेस, C2B। इस मॉडल के अंदर क्या होता है, देखो इस मॉडल में एक उपयोगकर्ता वेबसाइट का प्रयोग कर एक विशेष सेवा के लिए एक से अधिक व्यावसायिक संगठनों का दृष्टिकोण देखने के लिए कर सकता है। उपयोगकर्ता एक विशेष सेवा के लिए या ये मात्रा का अनुमान लगाना जिसे वो खर्च करना चाहता है, उदाहरण के लिए व्यक्तिगत ऋण है, कार ऋण है, ब्याज की दरों की तुलना वेबसाइट के माध्यम से या बैंकों के द्वारा आदान प्रदान की गई है। व्यापार संगठन निर्दिष्ट बजट के भीतर उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता और ग्राहकों के दृष्टिकोण को देखते हुए सेवाएं प्रदान करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो एक वेबसाइट है, ठीक। अब बिजनेस को ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या चाहिए, बजट चाहिए, कहना मतलब पूंजी चाहिए, क्या चाहिए, पूंजी। तो वो क्या करते हैं, वेबसाइट पर जानकारी देते हैं कि मुझे इतनी पूंजी चाहिए
और उस पर मैं इतना ब्याज या ऋण या इंटरेस्ट उपलब्ध करवाऊंगा। तो कस्टमर क्या करता है, जो जिसके पास पूंजी है वो क्या करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूंजी क्या कर देता है, निवेश करता है। पूंजी क्या कर देता है, निवेश करता है। ठीक है, बदले में जब उसको वापस चाहिए तो उस पूंजी को ब्याज सहित अपने प्राप्त कर लेता है। तो इससे कंज्यूमर टू बिजनेस का सिंपल सा उदाहरण है, जो शेयर मार्केटिंग के अंदर जो आप इन्वेस्ट करते हो। तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, किसी बिजनेस को संचालित करते हैं, जिसको हम मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर कहते हैं। अगला गवर्नेंस टू नहीं बिजनेस टू गवर्नेंस। तो इसके अंदर सिंपल सी बात है, एक वेबसाइट होती है। ठीक, देखो पहले पढ़ लेते हैं। B2G आदर्श B2B मॉडल का ही एक संस्करण है। जो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है उसी का एक संस्करण है B2G। ऐसी वेबसाइट विभिन्न व्यापार संगठनों के साथ व्यापार विनिमय जानकारी के लिए सरकार के द्वारा काम में ली जाती हैं, और ऐसी वेबसाइट सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त और सरकार के आवेदन प्रस्तुत करने के लिए व्यवसाय के लिए एक माध्यम प्रदान करती हैं। जैसे अगर कोई कंपनी है वो सरकार से कांटेक्ट करना चाहती है, सरकार को किसी क्षेत्र के अंदर बिजनेस करने के लिए सरकार से परमिशन चाहिए, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वेबसाइट की मदद से सरकार को से क्या करती है, आवेदन करती है। तो इसको हम कहते हैं बिजनेस टू गवर्नेंस। इसका उल्टा भी होता है, गवर्नेंस टू बिजनेस। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, वो कुछ नीलामी करना चाहती है, वो क्या करना चाहिए, कुछ नीलामी करना चाहती है। तो वो क्या करती है, वेबसाइट पे गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट को पब्लिश करती है कि मुझे ये प्रोडक्ट है, इसको नीलाम करना है। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या लगाती है, बोली लगाकर उस प्रोडक्ट को खरीद लेती है। देखो सरकार G2B मॉडल वेबसाइट व्यापारिक संगठनों के दृष्टिकोण के लिए उपयोग की जाती है। ऐसी वेबसाइट जहां नीलामी निविदा के आवेदन प्रस्तुत करने का समर्थन करती है। अगला है गवर्नेंस टू सिटीजन। गवर्नेंस टू सिटीजन के अंदर क्या होता है कि एक वेबसाइट है, ठीक है, जो कस्टमर होते हैं वो उस वेबसाइट की मदद से किससे कनेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट से। अगर सिटीजन को जैसे कोई प्रमाण पत्र चाहिए तो वो क्या करते हैं, वेबसाइट की मदद से गवर्नमेंट को क्या करते हैं, आवेदन करते हैं, और गवर्नमेंट उस आवेदन पर क्या करती है, रिस्पॉन्स देती है। सरकार सम्मानित नागरिकों तक पहुंचने के लिए G2C मॉडल वेबसाइट का उपयोग करती है। इस तरह की वेबसाइट वाहन, मशीनरी या किसी अन्य सामग्री की नीलामी का समर्थन करती हैं। ऐसी वेबसाइट जन्म, विवाह, मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण सेवाएं प्रदान करती हैं। G2C वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य लोगों के विभिन्न सरकारी सेवाओं के अनुरोध को पूरा करने के औसत समय को कम करना होता है। जो G2C मॉडल होता है उसका इस्तेमाल सिंपल से होता है, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जो गवर्नमेंट की जो सेवाएं हैं वो उसके सिटीजन हैं वो आसानी से उनका इस्तेमाल कर सके, ठीक है ना। उसमें इस्तेमाल करने में या उसकी जो उपयोग करने में जो समय लग रहा है, वहां तक पहुंचने में जो समय लग रहा है, उसको क्या करना होता है, कम करना होता है। अब है कि जब हम ई कॉमर्स व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है। छोटे व्यवसाय के लिए एक विपणन योजना के घटक, यानी एक छोटा व्यवसायी के वो क्या करता है, मार्केटिंग करना चाहता है। ई कॉमर्स के अंदर क्या करना चाहता है, मार्केटिंग करना चाहता है। तो उसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट या कौन कौन से घटक शामिल करने होते हैं। देखो छोटे व्यवसाय अपने लक्ष्य बाजार की आवश्यकताओं के लिए उत्पाद और सेवाएं बनाता है, और उसके विपणन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए छोटे व्यवसाय के स्वामी योजना और रूपरेखा बनाते हैं। कैसे वे वर्तमान ग्राहकों और संभावित ग्राहकों को अपने उत्पाद और सेवाएं के बारे में सूचित या शिक्षित करेंगे। हर छोटे व्यवसाय के मालिक को उद्योग की परवाह किए बिना विपणन मार्केटिंग योजना में 6 घटक शामिल करने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई छोटा व्यवसायी है वो अगर कोई व्यापार शुरू करना चाहता है तो उसके सबसे पहले ये पता करना होता है कि जो मैं व्यापार कर रहा हूँ, वो जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ वो किन लोगों के लिए है, ठीक, और उन लोगों तक मैं किस प्रकार पहुँचूंगा या किस प्रकार की मैं मार्केटिंग करूँ ताकि वो लोग मेरे प्लेटफॉर्म या मेरे प्लेटफॉर्म पर आए और मेरे प्रोडक्ट को खरीदें। पहला है व्यापार का वर्णन। जो पहला कंपोनेंट क्या है, व्यापार का वर्णन।
अपनी मार्केटिंग योजना का एक हिस्सा आपके संभावित ग्राहकों के लिए उत्पाद और सेवाओं का वर्णन करना होना चाहिए। आप अपने व्यापार का एक हिस्सा है जो उद्योग पर खर्चा है। उद्योग के विकास से अधिक वर्षों में अपने बाजार की हिस्सेदारी या रुझान विपणन मार्केटिंग के वितरण प्रदान कर सकता है। पहला तो है कि आपको ये पता लगाना है कि मैं जो व्यापार कर रहा हूँ वो उसकी बाजार के अंदर कितनी डिमांड है, और उस मेरे जो संभावित जो कॉम्पिटिटर है उसे मैं किस प्रकार प्रतिस्पर्धा कर पाऊंगा। बाहरी रेखा लक्ष्य बाजार। इससे पहले कि आप अपने उत्पाद और सेवाओं पर मार्केटिंग शुरू करें, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपने व्यापार के प्रकार को जानना होता है। जो आप व्यापार करो किस प्रकार का है, और अपने लक्ष्य बाजार की आयु है, शिक्षा का स्तर है, भौगोलिक स्तर है, वैवाहिक स्थिति है, जीवन शैली है, शौक है, रुचियाँ जैसी विशेषण सूचीबद्ध करके रूपरेखा तैयार करनी होते हैं। और इस जानकारी से अपने लक्षित ग्राहकों तक मार्केटिंग करने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। दूसरा है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस आयु वर्ग के लिए, किस प्रकार के शिक्षा का स्टैंडर्ड उन लोगों के लिए जो अगर हम उनका अगर एक बार सूची बना लेते हैं और फिर उसका विश्लेषण करते हैं तो हमें मार्केटिंग करने में क्या होती है, आसानी होती है। अगला है प्रतियोगिता सूची। इसमें सिंपल सी बात है, जो हमारे कॉम्पिटिटर है, ठीक है, और उनके जो उत्पाद है वो उनसे हम किस प्रकार अलग दिखे ताकि हमारे जो कंज्यूमर है वो हमारे पास पहुंचे और हमारा प्रोडक्ट खरीदें। अगला विश्लेषण का अध्ययन करें। इसके अंदर क्या होता है कि विश्लेषण का अध्ययन अपनी शक्तियों, इसके अंदर क्या जो आपकी क्या कमजोरी है, आपकी क्या शक्तियां हैं, आपके व्यापार के अंदर कौन कौन से खतरे हैं, कब कब आपके लिए अवसर आता है व्यापार करने के लिए, और सेवाओं को बाजार के रूप में अपने व्यापार के चेहरे को पहचान में अपनी मदद करेगा। सिंपल सी बात है, आप जो प्रोडक्ट या कंपनी बना रहे हो तो आपको अपनी कमजोरियां, अपनी जो विशेषताएं हैं उनका आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है, ताकि आप आसानी से अपने मार्केट के अंदर सर्वाइवर कर पाओ। अगला लक्ष्य सूची और रणनीति। सिंपल सी बात, इसके अंदर क्या होता है कि आपको मार्केटिंग, ऑनलाइन व्यापार के अंदर मार्केटिंग बहुत अधिक मैटर करता है। तो आपको ये सोचकर चलना कि हमारा जो व्यापार होगा उसका कितना % हिस्सा हमें मार्केटिंग के अंदर खर्च करना है। तो उसका आप पहले से ही लक्ष्य बना लो कि हाँ मुझे इतना हिस्सा है वो हमेशा मार्केटिंग के लिए खर्च करना है। अगला है अपना बजट बनाना। तो ये सब कुछ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अपना बजट बनाना होगा, ठीक है, कि मैं किस प्रकार अपने व्यापार को शुरू करूंगा और कौन को किस पॉइंट पे मैं बहुत अधिक, मेरे कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं, तो मुझे उस कॉम्पिटिटर से फाइट करने के लिए मुझे कौन कौन से तरीके अपनाने होंगे। तो उससे पहले सबसे पहले आपको अपना बजट बनाना है और मुझे ये डिसाइड करना है किस गतिविधि के लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना है। अगला अंतरण पत्र एक व्यापार की योजना के लिए एक कवर पत्र के रूप में शुरू करने का समान है। संभावित निवेशकों द्वारा व्यापार की योजनाओं के लिए परिचय के रूप में निर्माण वितरण पत्र पढ़ा जाता है। ये निधि एकत्रित करने के लिए आवश्यक सभी घटकों को शामिल है। ये तो अंतरण पत्र क्या होता है कि जो आप नया उद्योग, जब आपने व्यापार शुरू कर लिया, अब व्यापार को बढ़ाने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, तो हमें शेयर मार्केट कंपनी जो कंपनी है उसको लिस्ट करवाना होता है ताकि हम वहाँ से धन एकत्रित कर पाए। व्यापार दृश्य और दृष्टि, ठीक है, व्यापार दृश्य दृष्टि का कथन से संगठनात्मक तथ्यों, उद्योग ज्ञान, अन्य समान उद्यम से अलग व्यापार सेट का पता चल सकता है। एक उद्यमी नए उद्योग से इस व्यवसाय के प्रयास हैं, ठीक है। तो ये तो इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना व्यापारिक मॉडल कौन कौन से और ई कॉमर्स क्या होती है। अगले कार्यवाही सारांश। तो इसके अंदर क्या होता है, एक और महत्वपूर्ण तथ्य कार्यवाही सारांश है, जो पूरे व्यापार की योजना का एक स्नैपशॉट होता है, सावधानी से लिखा, ठीक है। कार्यवाही सारांश के अंदर जो हम व्यापार कर रहे हैं उसकी जो रूपरेखा है उसके बारे में वर्णन किया जाता है। अगला है व्यापार विवरण। इसके अंदर हम क्या करना, जो हमारी कंपनी है उसके बारे में जानकारी देनी होती है ताकि कोई कस्टमर हमसे जुड़े तो उन्हें पता रहे कि हम किस प्रकार से काम करते हैं। वित्तीय वितरण, जिसके अंदर क्या होता है, संभावित निवेशकों और ऋण संस्थाओं कैसे अपने धन का उपयोग किया जाए।
विशेष रूप से रुचि देखते हुए, ठीक है। तो इसे हम वित्तीय बजट को कैसे, फिर परलेखन है, संकलन है, और महत्वपूर्ण बिंदु देख लो। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य मुख्य रूप से 7 व्यापार मॉडल से मिलकर बना होता है। सुरक्षा और गोपनीयता ई कॉमर्स की सबसे बड़ा मुद्दा है। ई कॉमर्स कागज का काम बहुत हद तक कम कर देता और इसमें पारदर्शिता बढ़ जाती है। ई वाणिज्य उपयोगकर्ता और समाज के लिए क्या है, लाभदायक है। चलो हम इस चैप्टर के कुछ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको हल कर देते हैं। पहला है, देखो ई कॉमर्स का मतलब होता है, पहला इलेक्ट्रिक वाणिज्य, इलेक्ट्रॉन वाणिज्य या इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य। तो इसका सही आंसर होता है इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य। से आंसर इसका क्या है, सही है। G2C का मतलब होता है, G2C कंज्यूमर टू गवर्नेंस, गवर्नेंस से बिजनेस या गवर्नेंस से कंज्यूमर या सिटीजन। तो इसका सही आंसर क्या होता है, से। G2C का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। अगला EDI का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज या फिर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसफर। तो इसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज किसकी फुल फॉर्म होती है, EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। जो ई कॉमर्स सुविधा नहीं है, 24/7 सर्विस बिल्कुल है, नगद भुगतान नहीं होता, विपणन होते हैं, तो ई कॉमर्स के अंदर नगद भुगतान नहीं होता, शामिल नहीं किया जाता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम आगे वाला चैप्टर हल करेंगे।